Hello student, this is Mahesh Nagar. Welcome to English and Commerce Parshala. As I taught you the first lesson of your class 12th English Flamingo NCERT book जो है Flamingo उसका फर्स्ट लेसन हमने उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, बीच से छोड़ दिया था. उससे आगे हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं. तो जो हमारे स्पीकर है या हम बोले कि जो हमारा ऑथर है वो कहते हैं कि जब मैं स्कूल गया तो मुझे पता चला कि जो हमारे टीचर है वो छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा स्टेट है या हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है वो पर्शियन ने जो है वो विन कर लिया था और अब वो उनके अधीन था. इसलिए अब फ्रेंच की पढ़ाई ना होते हुए जर्मनी की पढ़ाई जो है वो होगी, जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी. और इस बात को लेकर जो ऑथर है वो सुनकर काफ़ी चकित होता है. लास्ट यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. आगे है माई लास्ट फ्रेंच लेशन. सरप्राइज हो जाता है ऑथर कि मेरा लास्ट लेशन, वाई, ऐसा क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. और मैं तो अभी फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा था. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. और अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए. ऐसा क्या? ऐसा वो सरप्राइज होता है. आई मस्ट स्टॉप देयर. अब मुझे फ्रेंच सीखना बंद करना पड़ेगा क्या फिर? ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. और मैं कितना खुद को दोषी मान रहा था कि मैंने अपना लेसन नहीं सीखा या नहीं पढ़ा. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार. और मैंने जो है वो सिर्फ क्या किया, लेसन पढ़ने की जगह बर्ड्स को देखे, अंडों को देखे, या फिर मैं सार एक रिवर है वहाँ पर जाकर मैं स्लाइडिंग करता था, फिसला करता था. इसके अलावा और मैंने और कुछ नहीं किया. और मुझे तो ये लेसन बिल्कुल सीखना चाहिए था, ऐसा ऑथर कहता है. तो इन चीज़ों में मैंने टाइम बर्बाद कर दिया. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यू सेंस ए वाइल एगो. और जो मेरी किताबें हैं जो कि मुझे अभी तक इन सब खेलने कूदने में बाधाएं लगती थी, अब वो एक सेकंड पहले या कुछ पल पहले मैं ये सोच रहा था. सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी थी कि यहाँ से वहाँ ले जाने में. माई ग्रामर, और मेरी जो ग्रामर की बुक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और जो संतों का इतिहास की जो बुक है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ. अब वो मेरे पुराने दोस्त हो चुके हैं. दैट आई couldn't गिव अप. और वो इतने पुराने हो चुके हैं कि मैं उनको यूं ही छोड़ नहीं सकता. जैसे आपके पुराने फ्रेंड हो जाए, वैसे वो किताब उसकी पुरानी फ्रेंड हो चुकी थी, वो उनको छोड़ना नहीं चाहता था. एंड हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी उनको नहीं छोड़ना चाहते थे. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये जो विचार था उनके चले जाने का, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. और आइडिया ये था कि अब मैं उनको कभी दोबारा नहीं देखूंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर. और ये सारी चीज़ें सोचने पर मैं उनके रूलर यानी कि उनके जो जिस तरह से वो वहाँ पर क्लास को मेंटेन करते थे, उन सब उनके कड़क जो रूल थे उन सब को मैं भूल चुका था. एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और किस तरह से वो क्रैंकी यानी कि काफ़ी गुस्से वाले या सन की टाइप जिसको हम बोलते हैं, सन की एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है. तो मैं उनकी जो सनक है उन सब चीज़ों को भूल चुका था. पुअर मैन, बेचारे आदमी. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और ये उनका आखिरी दिन था, और इस आखिरी दिन और आखिरी लेशन को पढ़ाने के लिए वो स्कूल में आए थे, और इसीलिए वो आज अपने सबसे अच्छे जो संडे क्लॉथ्स है वो पहने हुए थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ चुका था. क्या समझ चुका था ऑथर? कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. कि क्यों गाँव के जो बुजुर्ग है वो लास्ट बेंचेस पर रूम में बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. और इस चीज़ के लिए उनको भी पछतावा था कि अब वो और ज़्यादा दिन उस मास्टर से नहीं मिल पाएंगे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. और जो 40 साल तक हमारे मास्टर ने जो अपनी विश्वसनीय सेवाएं दी थी, उसके लिए वो अपने मास्टर को धन्यवाद देने का यही उनका तरीका था. एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर. और वो अपने ही देश के लिए जिसमें वो रहते थे उसका सम्मान करने के लिए वहाँ पर आए थे, और वो लैंड जो कि अब उनकी नहीं रह चुकी थी. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं ये सब चीज़ें सोच ही रहा था तो अचानक क्या होता है, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. कि किसी ने मेरा नाम बुलाया, किसी ने मेरा नाम पुकारा. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. और अब मेरा टर्न था रिसाइट करने का. कहने का मतलब है कि पढ़ने का.
What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through. अब कंडीशन क्या थी कि जो रूल्स थे, जो नियम थे पार्टिसिपल्स के, वो तो मुझे आते नहीं थे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं उनको कैसे पढूं. वेरी लाउड, और मुझे पढ़ना कैसे था, बहुत तेज तेज आवाज में पढ़ना था एंड क्लियर वॉइस में पढ़ना था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और सिंगल मिस्टेक भी ना हो जाए, इस तरह से मुझे उसको पढ़ना था. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, परंतु मैं पहले ही कुछ शब्दों में उलझ गया और चुपचाप खड़ा हो गया. और होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर ही खड़ा रहा. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं. आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना जो मिस्टर हैमल है वो मुझे कह रहे थे. आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटना चाहता हूँ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रांसिस. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा इस समय महसूस करना चाहिए. सी हाउ इट इज, देखो कैसे. ठीक है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए भी स्टूडेंट्स, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, मीन्स अरे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं तो इसको कल पढ़ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि तुम कहाँ पहुंचे हो, और उसका परिणाम क्या हुआ है कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद है. एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और यही जो है हम एल्सेस के लोगों के लिए प्रॉब्लम है. और ये शी जो यूज़ किया है वो अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज़ किया है. शिप पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि हम अल्सेस के लोग जो हैं वो शी, मतलब जैसे इंडिया के लिए शी यूज़ करते हैं, वैसे ही अल्सेस जो है उसके लिए शी यूज़ किया. तो शी मतलब कि अल्सेस में रहने वाले सारे लोग आ गए, कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम अगले दिन के ऊपर हमारी सीखने की या पढ़ने की जो बात है, काम है, उसको छोड़ देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और वो लोग जो अब बाहर है, ठीक है, वो तुम्हें, तुम्हारे जो साथी थे वो क्या कहेंगे. हाउ इज इट, ये कैसे रहा. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो प्रिटेंड थे फ्रेंचमैन बनने के लिए, क्योंकि तुम फ्रांस में पैदा हुए, फ्रांस के रहवासी हो, यहीं के सिटीजन हो, तो तुम्हें एक फ्रेंचमैन बनना होगा. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट यूर ओवन लैंग्वेज, परंतु क्या तुम्हें अब भी, तुम्हें फ्रेंच को बोलना या लिखना आता है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, परंतु तुम केवल अकेले नहीं हो, या तुम ये नहीं कह सकते कि तुम बहुत बुरे हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, ठीक है, तुम बहुत बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्स विद, हमें अपने आप का क्या करना चाहिए, री अप्रोच, यानी कि तिरस्कार करना चाहिए. और इस मैटर पे, किस मैटर पे, कि हमें ये चीज़ नहीं आती है तो हम खुद का ही क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, इसी की डील हम कर रहे हैं. यानी कि कहने का मतलब है कि खुद से सौदा कैसा हुआ, कि हम अपने जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट, आवर पेरेंट्स वर नॉट, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात के लिए कोई चिंतित नहीं थे कि तुम कुछ सीखो. दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स, वो हमेशा क्या, किस बात को तवज्जो देते थे, कि तुम्हें खेतों में या मील में जाकर काम करवाए तुमसे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा कमाया जाए. एंड आई, और मेरी अगर मैं बात करूं तो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी जो है वो तुम पे आरोप लगाऊं. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तो क्या मैंने तुम्हें, मतलब एम हैमल कह रहे हैं कि मैं खुद को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा है कि तुम पानी लेके आओ और मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स है उनको सिंचाई करो, उनकी, उनको पानी दो. इसकी जगह कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, उसकी जगह मैंने तुम्हें काम बताया. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग, और जब भी मैं जाना चाहता था फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी उस दिन, मैंने उस दिन छोड़ दिया, उस दिन मैंने पढ़ाया नहीं. तो वो पेरेंट्स और खुद को दोनों को ही दोष वो दे रहा है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद एक के बाद एक चीज़ें वो बता रहे थे. एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, लगातार फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो बात आगे बढ़ाते थे, उसके बारे में आगे बात बढ़ाई उन्हें. सेइंग दैट इट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल
लैंग्वेज, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, देखिए ये फ्रांस का जो है वो मैप भी इस बुक में दे रखा है, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, शायद आप हार्ड कॉपी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, फ्रेंच जो है वो सबसे खूबसूरत भाषा जो है वो विश्व की है। द क्लियरेस्ट, और सबसे क्लियर इसमें रूल्स है, द मोस्ट लॉजिकल, और काफ़ी लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसलिए हमें अपने बीच इस भाषा को रखना है और इसकी सुरक्षा करना है और कभी भी इसको भूलना नहीं है। बिकॉज वैन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब इस जगह के लोग या किसी भी जगह के लोग जब एनस्लेव्ड हो जाते हैं यानी कि गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और वो हमेशा अपनी भाषा को जो है वो सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी जो प्रिजन है यानी कि उनकी जो कैद है उसकी चाबी जो है वो लैंग्वेज, वो भाषा ही होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, और फिर उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन करी और उनका लेसन पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि किस तरह से मुझे वो पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जितना भी वो बातें कह रहे थे वो सब कुछ बहुत आसान लग रही थी। सो ईजी, बहुत ईजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मुझे आज लग रहा था कि इससे पहले मैंने कभी भी इससे ज़्यादा ध्यानपूर्वक तरीके से उन चीज़ों को नहीं सुना था, इसलिए मुझे वो याद नहीं होती थी और अब मुझे वो समझ में आ रही है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और इससे पहले उन्होंने भी तो इतने धैर्य के साथ कभी एक्सप्लेन किया नहीं। इट सीम्ड almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो बेचारा व्यक्ति, हमारे जो टीचर थे, वो जाने से पहले जितना भी ज्ञान उनमें है वो सब कुछ हमें दे के जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में सारी जो ज्ञान है वो हमारे दिमाग में वो उतार देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा राइटिंग का लेसन था। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, तो जो हैमल है वो हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर आए थे, जिनके ऊपर लिखा था कुछ, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत घुमावदार अक्षरों में उसमें लिखा था फ्रेंस एलिस, ठीक है, फ्रेंस एलिस, ये वर्ड्स उस पर लिखे थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लेक्स, और वो वर्ड्स इस तरह से लग रहे थे कि एक छोटा सा जो फ्लैग आता है ना, तिरंगा जो हाथ में लेके घूमते हैं, उस तरह का फ्लैग वो लग रहा था। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हर जगह वो स्कूल रूम में दिख रहा था क्योंकि सभी के पास कॉपीज थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और जो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे डेस्क पर वो एक रॉड में लगाकर झंडा लगा दिया है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से हर बच्चा अपने डेस्क पर चुपचाप बैठा हुआ था और अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था आज कक्षा का जो रूम है वो। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल जो साउंड आ रहा था वहाँ से वो केवल पेन जो पेपर पर चल रहे थे लिखने में, उन्हीं की आवाज़ आ रही थी स्क्रैचिंग की। वंस सम बीटल्स फ्लेव इन, और एक बार क्या हुआ, इसी बीच में कुछ बीटल्स यानी कि कुछ जो भौरे टाइप एक कीड़ा होता है वो उड़ते हुए अंदर क्लास में आ गया था। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, कोई भी छोटा से छोटा भी ध्यान किसी का उन भौरों की तरफ या उन कीड़ों की तरफ नहीं गया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इट दैट वॉज फ्रेंच टू, और अब क्योंकि वो फ्रेंच लिख रहे थे और इसलिए किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, सबका ध्यान पूरी तरह से अपनी राइटिंग पर था। ऑन द रूफ द पीगन कूड वेरी लो, और जो छत था वहाँ पर कूड मीन्स उसकी आवाज़ आना, पीगन्स जो है वो कू की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में मन में ये सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीगन्स, तो उसने सोचा, ऑदर कह रहा है कि मैंने ये सोचा है कि जो पीगन जो कू कर रहा है तो क्या ये जर्मन उसको भी जर्मन सिखाएंगे, उसको भी बोलेंगे कि ये भी जर्मन में बात करे, ऐसा वो सोच रहे हैं।
Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another. और जब भी मैं लिखते हुए अपनी राइटिंग को स्टॉप करके ऊपर गर्दन करके देखता था तो मैंने देखा कि जो एम हैमल है वो अपनी चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए हैं. कभी इस चीज़ पर नज़रें गड़ा कर देखते हैं तो कभी दूसरी चीज़ पर नज़रें गड़ा कर एकटक देखा करते हैं. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था मानो कि हर चीज़ को वो अपने माइंड में अपने मन मस्तिष्क में केंद्रित कर लेना चाहते हैं, यानी कि कैप्चर कर लेना चाहते हैं कि उस छोटे से रूम में क्या क्या है. फ्रेंसी सॉरी फैंसी काल्पनिक है. ठीक है, कितना काल्पनिक है ये बात. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. 40 साल से वो एक ही जगह पर थे. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर उनका गार्डन. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने रहती थी. इसी जगह उन्होंने 40 साल बिता दिए, जस्ट लाइक दैट, और इस तरह से जिस तरह से आज है. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut tree. केवल और केवल हुआ क्या, जो डेस्क थी और जो बेंचेस थी वो धीरे धीरे पुरानी हो गई, है ना, घिस गई. द वॉलनट ट्रीज, जो वॉलनट ट्रीज थे उनके गार्डन में, वर टॉलर, वो छोटे से बड़े हो गए. एंड द हॉप वाइन that he had planted himself twinned about the windows to the roof. और जो होपवाइन मीन्स एक तरह का प्लांट है, उसकी जो डालियां हैं वो जब विंडो पर लगती थी और आज वो जो है वो छत से जा टिकी है, यानी कि और ऊपर छत के ऊपर निकल चुकी है. इतना बड़ा वो प्लांट हो गया है. इतने दिन में ये चेंजेस तो आए, लेकिन उन्होंने 40 साल से एक ही जगह वो स्टे कर रहे हैं. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. पुअर मैन, बेचारा. ठीक है, बेचारे हमारे टीचर, हमारे शिक्षक जो कि आज छोड़कर जा रहे हैं, तो किस तरह से उनका दिल टूट गया होगा. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबो, और हम ऊपर वाले रूम में उनकी सिस्टर को यहाँ वहाँ जो मूव वो कर रही थी उसकी आवाज़ को सुन सकते थे. पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने बैग्स जो है वो पैक कर रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. क्यों पैकिंग कर रही थी, क्योंकि अगले दिन उनको कंट्री छोड़कर या वो जगह छोड़कर जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. और पीरियड के या दिन के लास्ट तक उनमें हिम्मत थी कि वो हर एक लेसन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे. आफ्टर द राइटिंग के बाद, राइटिंग का पीरियड ख़त्म होने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. इतिहास में हमारा जो लेसन है वो पढ़ना था. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा भे बी भो बू. और जैसे कुछ वर्ड्स जो है वो बच्चे चैंट कर रहे थे, यानी कि उनका उच्चारण कर रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड, और उनके पीछे जो पीछे की बेंचेस पर जो विलेजर्स बैठे थे उनके बीच में जो हाउसर, जिसका मीनिंग मैंने कल बताया था आपको, आश्रय देने वाला, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और उसने अपना चश्मा पहना. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपने दोनों ही हाथ से वो भजन की किताब उन्होंने पकड़ ली. स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और इस तरह से वो बच्चों को जो वर्ड जो लेटर्स है उनकी स्पेलिंग बता रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते थे कि वो जो हाउसर है वो भी रो रहे थे. हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशंस, और भावनाओं में उनकी आवाज़ जो थी वो ट्रैम्बल कर रही थी, यानी कि कपकपा रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. और जिस तरह से वो बोल रहे थे वो इतना फ़नी था कि हम सब चाहते थे कि हम एक तरफ तो हंसें और रोएं भी. एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और मैं क्या बताऊं कि मुझे किस तरह से वो आज भी याद है. दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पार्ट जो उन्होंने हमें पढ़ाया था. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसके बाद चर्च की बेल जो थी या जो क्लॉक थी वहाँ पर 12 बज चुके थे. देन द एंजिलस, और फिर एंजिलस नाम की जो जगह थी वहाँ पर भी एक वॉच लगी हुई, क्लॉक लगी हुई, उसमें भी 12 बज चुके थे. एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और जो ट्रम्पेट्स जो होते हैं, यानी कि जो टुकड़ी होती है सैनिकों की, पर्शियंस की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तो वो जो स्कूल के पीछे ड्रिल कर रहे थे वहाँ से वो रिटर्न हो रहे थे. साउंडेड अंडर अवर विंडोज़, और हमारी विंडो से उनकी आवाज़ें अंदर आ रही थी. एम हैमल स्टूड अप, और अचानक से एम हैमल अपनी चेयर से खड़े होते हैं. वेरी पेल, पीला उनका चेहरा पड़ चुका है. इन हिज चेयर, अपनी चेयर के पास ही खड़े हो जाते हैं. आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने कभी भी उनको इतना लंबा
नहीं देखा था। यानी कि जब वो खड़े हुए तो बहुत लंबे उनकी हाइट होगी। माई फ्रेंड्स सेड ही बट समथिंग चॉक्ड हिम। और मेरे फ्रेंड्स जो है वो कुछ कहने ही वाले थे, परंतु अचानक से वो रुक गए। ठीक है, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स, यानी कि बच्चों को उन्होंने माई फ्रेंड्स कहा और कहते हुए वो रुक गए, किसी चीज़ की वजह से वो चुप हो गए। ही कुड नॉट गो ऑन, आगे उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर चुपचाप वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और चौक का एक टुकड़ा उन्होंने लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड। और पूरी तरह से फिर वो मुड़ के, और जितना बड़ा बड़ा अक्षर में वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे। वो क्या थे? वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली में जो वर्ड्स है ये कब बोले जाते हैं? जब एक पॉलिटिकल स्पीच का एंड होता था तब ये बोले जाते थे। इसका मतलब होता है गॉड ब्लेस यू, या गॉड ब्लेस फ्रांस। फ्रांस मतलब कि फ्रांस को वो बोल रहा है कि गॉड ब्लेस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और फिर वो रुक गए और अपना सर जो है वो कहाँ पर झुकाकर खड़े हो गए, वॉल से सटाकर झुकाकर खड़े हो गए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और केवल उन्होंने हाथों से इशारा कर दिया। क्या इशारा करके क्या कहा? स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो। स्कूल ख़त्म होता है और अब आप जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, कैसी रही ये स्टोरी? बहुत अच्छी मुझे तो लगी है, आपको भी होप समझ में आई होगी। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ मैंने क्लियरली समझाया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में अगले दिन अपलोड करूँगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ईच एंड एवरी लेसन्स आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, जल्दी ही सिचुएशन नॉर्मल होगी, स्कूल भी ओपन होंगे, सारी दुनिया चलेगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, इवन खुशियाँ आएंगी, सब कुछ होगा। डोंट वरी, बी पॉजिटिव एंड बी केयरफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।